गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं शुक्र नीति में वर्णित प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने जा रहा हूँ। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कर पद्धति। कोई भी साम्राज्य चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बिना उचित वित्तीय प्रबंधन के उसका सर्वाइव करना या उसका बने रहना असंभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शुक्र ने भी अपने शुक्र नीति में एक न्याय संगत कर व्यवस्था या कर पद्धति की बात की है। उसकी मूलभूत बातें कुछ ये है कि शुक्र ने ये कहा है कि न्याय संगत तरीके से और उचित उद्देश्य के लिए ही कर को संग्रहित किया जाना चाहिए, न्याय संगत प्रयोजन के लिए। मतलब कि अगर आपने या राजा ने स्वार्थ से प्रेरित होकर या स्वार्थ से वशीभूत होकर कर संग्रह किया है, भोग विलास के मकसद से कर संग्रह किया, तो साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, राजा को नर्क जाना ही होगा। कर संग्रह के साथ साथ एक दूसरी व्यवस्था, मतलब कि जिसको कहते हैं चुंगी या राजभाग जिसे कहते हैं, शुक्र नीति में राजभाग और चुंगी का प्रावधान भी किया गया है। राजभाग और चुंगी खरीदने और बेचने पर आरोपित किया जाने वाला कर है। इसके लिए शुक्र ने उल्लेख किया है कि गांव में एक निर्धारित स्थान है जहां पर चुंगी एकत्रित की जाएगी। राजा ने अपनी आय के 1/3 भाग से सेना का संग्रह करने की बात भी की है और एक निश्चित भाग अधिकारियों की रक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए खर्च करने की बात भी की है। इस प्रकार अगर हम सारांश में गए तो राजा ने एक न्याय संगत कर व्यवस्था की बात करना चाह रहे हैं शुक्र। दूसरा है स्थानीय प्रशासन। शुक्र ने इस विषय में संक्षिप्त में लिखा है कि जिस व्यक्ति को राजा 10 गांव का अधिकार देता है वह नायक कहलाता है। जो 100 गांव का अधिपति होता है वह सामंत होता है। 100 गांव का अधिकार देकर जिस भृत्य को सामंत के बराबर ही वेतन देकर नियुक्त किया जाता है वह अनुसामंत कहलाता है। जो 10,000 गांवों का कर संग्रह करता है वह आशा पालक कहलाता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई का घेरा 1 कोस हो और 1000 राजकीय कर देता हो वह ग्राम कहलाता है। प्रत्येक ग्राम में भूमि कर इकट्ठा करने वाला राजा द्वारा नियुक्त ग्रामपति होता है। जितना देश जिस राजा के अधीन होता है उतना प्रदेश उसका राष्ट्र कहलाता है। स्थानीय प्रशासन की इस व्यवस्था के आधार पर शुक्र ने विकेंद्रीकरण, सत्ता और व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है। इस प्रकार शुक्र एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के खिलाफ है और स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान करने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। न्याय। अब शुक्र नीति में न्याय के संदर्भ में क्या विचार है उस पर बात करने जा रहे हैं। शुक्र नीति में न्याय को राज्य का प्रमुख दायित्व माना गया है। राज्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह दुष्टों का निग्रह करे, सभी सज्जन व्यक्तियों को सम्मान और संपदा की रक्षा करे। शुक्र के अनुसार राज्य कानूनों के स्रोत हैं, जैसे कि धर्मशास्त्र, जातियाँ, प्रदेश और श्रेणियों के चलन और राजा के आदेश। राजा को दंडाधिकारी होना चाहिए, क्योंकि दंड के भय से दुष्ट मनुष्य दुष्टता को त्याग देते हैं और चोर भाग जाते हैं। और राजा के दंड नीति से सारे उपक्रम सिद्ध होते हैं। दंड ही सारे धर्मों का एकमात्र रक्षक माना गया है। दंड देने का कार्य राजा के अधीन है, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली होता है। फटकारना, अपमान करना, बांध लेना, ताड़ना, द्रव्य हरण कर लेना, गधे पर चढ़ाना, अंग भेद करना और वध भी कर देना, ये सब दंड के प्रकार हैं। शुक्र ने न्यायिक प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार राजा को उचित है कि वह प्राण विभाग, मतलब कि वकील, अमात्य, ब्राह्मण, पुरोहित के सहित अपनी बुद्धि को निश्चल, मतलब कि निष्पक्ष होकर, क्रोध व लोभ से रहित होकर मुकदमों को देखे और उसे अकेले कोई मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। वादी और प्रतिवादी को युक्ति प्रत्युक्ति की अच्छी तरह सुनना चाहिए। राजा और राजा के अधिकारी को खुले में अभियोगों का निर्णय करना चाहिए। राजा को स्वेच्छाचारिता को छोड़कर शास्त्रानुसार चलना चाहिए। शुक्र नीति में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं की बात भी की गई है। राजा के द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों को ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि वेदों की ज्ञाता हो, जिनका इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, जो सदाचार और सत्यवादी और प्रियभाषी हो। ठीक है।
राजा जिन उत्तम कुलों की श्रेणी पंचायत या गणों को अच्छी तरह जानता हो, उन्हें गांव के झगड़े निपटाने पर लगाया जाना चाहिए। जिस अभियोग पर विचार कुल के द्वारा न हो सके उसे पंचायत निर्णय करे, और जिसे पंचायत भी न कर सके उसको राजा द्वारा नियुक्त किया हुआ गण या बोर्ड निर्णय करे। जब किसी अभियोग का निर्णय गण भी करने में असमर्थ हो तो राजा के अधिकारी उसे करें। एक व्यवहार के पड़ताल 1, 2, 3 बार होनी चाहिए, मतलब कि पुख्ता जांच होने के बाद ही न्याय निर्णय किया जाना चाहिए। शुक्र नीतिसार में वर्णित न्याय प्रणाली की विवेचना जो मैंने की उसकी मूलभूत बातें निम्न अनुसार हैं। मुकदमे की सुनवाई एकांत में न होकर खुले में की जानी चाहिए। राजा को स्वयं अथवा अकेले ही अपना निर्णय नहीं करना चाहिए। मुकदमों की सुनवाई में सभ्यों, वकीलों, साक्षियों और प्रमाणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राण विभाग नामक न्यायिक अधिकारी का न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भाग है। पंडित जो शुक्र के अनुसार राजा का कानून मंत्री होता है, राजा के कानून के विषय में परामर्श देता है। और शुक्र नीति में न्यायाधीशों के साथ साथ विचार सभा का भी उल्लेख किया गया है। विचार सभा की यह व्यवस्था वर्तमान समय की जूरी के समान है। शुक्र ने राजा को सुझाव दिया है कि सुपरीक्षित एवं सुयोग्य व्यक्तियों को ही विचार सभा में नियुक्त किया जाए। 7वां है, न्याय के विभिन्न स्तरों में सर्वप्रथम कुल आते हैं, उसके बाद श्रेणी, उसके बाद गण, उसके बाद राजा के अधिकारी, उसके बाद अध्यक्ष और अंत में स्वयं राजा। मतलब कि क्रमिक न्याय व्यवस्था की बात शुक्र करते हैं। राजा के पास पेचीदे और अंतिम मामले ही आएंगे। उससे पहले राजा ने अपने एक क्रम के अनुसार नीचे के अधिकारियों को न्याय करने के लिए नियुक्त किया है। शुक्र का दंड विधान या दंड सिद्धांत क्या है? शुक्र के दंड व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त विस्तार से विचार शुक्र ने किया है। शुक्र के अनुसार दंड ऐसा साधन है जिससे असत आचरण की निवृत्ति होती है। दंड प्रजाजन को धर्म में संलग्न रखता है और उन्हें विविध प्रकार के अनुचित, अवैध, अनैतिक, समाज विरोधी कार्यों से विमुक्त रखता है। दंड राज्य व्यवस्था का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। अतः शुक्र ने शासक को परामर्श दिया है कि दंड की शक्ति का उपयोग करने में वह किसी भी प्रकार की असावधानी, शिथिलता या अनावश्यक कठोरता न बरते। शुक्र ने दंड और दंड व्यवस्था के प्रसंग में कुछ रूप से निम्न बातों का प्रतिपादन किया है। दंड देने के प्रसंग में प्रत्येक परिस्थिति में निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को समाज में चाहे गुरुजन की स्थिति प्राप्त हो, सरकारी अधिकारी अपराध करने पर उसे अवश्य दंड दिया जाना चाहिए। दंड की मात्रा और प्रकृति का निर्धारण अपराध की प्रकृति और अपराध की गुरुता पर निर्भर होना चाहिए। मतलब कि दंड निर्धारित करने से पहले अपराध की प्रकृति और अपराध का कारण, इसकी स्पष्ट जांच होने के बाद ही दंड निर्धारित किया जाना चाहिए। न्यायिक अधिकारी द्वारा दंडित किए जाने के प्रसंग में अपनी व्यक्तिगत इच्छा, मनोवृत्ति, भावना और दुर्भावना से कार्य नहीं किया जाना चाहिए। दोष सिद्धि के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हों उसने आपको निर्दोष सिद्ध करने के लिए पूरा अवसर उसे दिए जाने चाहिए। और दोष सिद्धि के लिए समुचित साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर ही दंडित किया जाना चाहिए। अपराधों का वर्गीकरण। शुक्र नीति में अपराधों को 4 भागों में बांटा गया है। कायिक, शारीरिक आघात से संबंधित अपराध, वाचिक, वाणिक से किया गया अपराध, मानसिक, अपराध करने की इच्छा थी, अपराध भले ही न किया हो। सांसर्गिक, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं अपराध नहीं किया लेकिन आपराधिक कृत्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता पहुंचाई है। कारित, स्वयं किया अथवा करवाया गया कार्य अपराध। अनुमोदित, अपराध कार्य में स्वयं भाग न लेते हुए किसी न किसी रूप से अपराध करने की अनुमति दी हो। अपराध की आवृत्ति के आधार पर 4 श्रेणियां हैं। पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति सकृत्य कहलाता है। बार बार अपराध करने वाला व्यक्ति असकृत्य कहलाता है। निरंतर अपराध करने वाला व्यक्ति अभ्यस्तकृत कहलाता है तथा स्वभाव से ही अपराधी स्वाभाविक रूप से दंड की मात्रा सुसंस्कृत से स्वभावकृति की दिशा में निरंतर बढ़ती जाती है। शुक्र ने अपेक्षा की है कि अपराधी के लिए दंड की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण करते समय अपराधों के वर्गीकरण के सभी बिंदुओं पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। शुक्र नीति में अपराधों की
जो विभिन्न श्रेणियां बतलाई गई हैं वे अपराधों के संबंध में शुक्र के व्यापक अध्ययन की परिचायक हैं। अपराध और दंड के संबंध में उनका समस्त अध्ययन व्यवस्थित है और व्यवहारिक है और उसकी विवेचना पर्याप्त अंशों में वैज्ञानिक है। शुक्र नीति में तत्कालीन प्रवृत्तियों के अनुरूप कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। गंभीर अपराधों के लिए शुक्र नीति में देश निष्कासन के दंड का सुझाव दिया गया है। सामान्यतः शुक्र प्राण दंड के पक्ष में नहीं है, लेकिन राजद्रोह जैसे गंभीरतम अपराध के लिए प्राण दंड दिया जा सकता है। राजद्रोह जैसे गंभीरतम अपराध के लिए सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को अपनाना देश हित के लिए घातक हो सकता है। अतः राजद्रोह जैसी गंभीरतम अपराध में संलग्न व्यक्तियों के प्रसंग में सामान्य न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।